जैसे ये सवाल है, एक दूरदर्शी के अभिद्रक्ष दृश्यक एवं नेत्रिका। अब इसमें देखो, पहला क्वेश्चन ये है, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इसे अभिदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया गया है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पर बने तो अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको जो है, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दूरदर्शी का जो नॉर्मल फार्मूला है वो इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें शुरू में वस्तु की दूरी को अनंत पर मान के डिराइव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वस्तु की दूरी दे दिया है, हालांकि फिर भी काफी दूर है ये। लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दूरी 3 मीटर है, लगभग काफी ज्यादा है। लेकिन ये दो लेंसों के कॉम्बिनेशन टाइप का मान के ही करोगे। ठीक है, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन दे दे या ये सवाल दे दे, दोनों सेम है। तो जो लोग क्वेश्चन में दो लेंसों का कॉम्बिनेशन का सवाल लगाए होंगे वो तुरंत फटाफट लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको लगाते, तो ध्यान देना, अभी बहुत लड़का है इसमें सिंपली क्या करना है, देखो इसमें अभिदृश्यक दूरदर्शी है, अभिदृश्यक थोड़ा बड़ा होगा, नेत्रिका छोटी होगी। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी है, अब इसको जो है यूओ कितना है, -3 मीटर। ठीक है, इसी को सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूं तो -300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एफओ कितना दिया हुआ है, एफओ दिया है ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ ई दिया हुआ है, एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी 1.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा नेत्रिका द्वारा बनेगा कि अभिदृश्यक द्वारा बनेगा, बोलो। नेत्रिका द्वारा बनेगा, तो ये वी हो जाएगा। ठीक है, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ई का मतलब नेत्रिका द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 25। ठीक है, और ये बनेगा माइनस विपरीत दिशा में ही बनेगा। ठीक है, इस प्रदेश की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। तो अब ये तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नेत्रिका द्वारा जो फोकस बनता है वो वो सूक्ष्मदर्शी हो या, तो ये जो है प्रतिबिंब हमारा हमेशा जो बनता है वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, आभासी, समझ गए। नेत्रिका द्वारा हमेशा आभासी बनता है और अभिदृश्यक द्वारा हमेशा वास्तविक बनता है। ठीक है, लेंस के दूसरी साइड में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी वास्तविक ही बनेगा, और लेंस के उधर ही तो खैर चलो ठीक है, ज्यादा डिटेल। तो यहाँ से ये हो गया, माइनस चिन्ह मैंने क्यों लगा दिया, तुम समझ गए होगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, वस्तु की दूरी दे रखा है, तो वस्तु की दूरी दे रखा, तो यहाँ से वस्तु होगी, इसका ऐसा प्रतिबिंब जाएगा और इसका जो फोकस होगा और इसका ये होगा। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे कुछ न कुछ, या मान लो यहाँ पे फोकस मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इस नेत्रिका को हम क्या करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि नेत्रिका के से इतनी दूरी पर हो कि इसका अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। तो नेत्रिका की जो फोकल लेंथ होती है, अगर फोकल इसको इधर से अगर खिसका के लाएंगे, अगर इसके फोकल लेंथ भी ही आ गया तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तब तो अनंत पर बनेगा। इसको थोड़ा और अंदर कर देंगे तो वस्तु जो है फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगी, तो फोकस के अंदर आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, लाते लाते कुछ ऐसा एडजस्ट कर देंगे कि इस फिर करीब आता जाएगा प्रतिबिंब, फिर स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो मान लो इसके फोकस पर हम ले आए, ये नेत्रिका की फोकस है। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ से इसके, अब इसके जो है नहीं, नेत्रिका का फोकस थोड़ा इधर रहेगा। ठीक है, एफ ई। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको जो है एक लाइन तो इसके ऐसे समांतर ले आओ। ठीक है, इसका फोकस थोड़ा दूर रखो, यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब, एक इसके कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे इसको पीछे मिला बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा और पीछे, चलो यहीं पे प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। ठीक है, ठीक,
तो ये कहानी है इसकी। तो ये हो गया तुम्हारा नेत्रिका, ये हो गया तुम्हारा अभिदृष्टक। इसी बहाने तुम उसको भी सीख जाओगे। जो तुम्हारा नॉर्मल खगोलीय दूरदर्शी होता है उसमें क्या होता है, ये वाला फिगर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एफ ओ होगा, ठीक, एफ ओ होगा, यहाँ पे एफ ई हो गया। हालांकि नॉर्मली एफ ई नजदीक होता है लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं देता। इतना ये हो गया, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमको। ऐसे ये किरणें चली गई, ठीक है। ये वाला तो हमेशा सेम ही बनेगा, ठीक है। वस्तु कहीं भी हो, ये वाला वस्तु लिमिटेड दूरी पर है। कभी कभी क्या है कि वो उसका प्रैक्टिस देख लेना। ये कभी कभी केवल इतना ही पूछ लेता है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालो। खैर चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हम सवाल करेंगे। हमको पता क्या है, अंतिम दूरी पता है प्रतिबिंब की, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी पता है। तो हम हमको एफ भी पता है, तो यू तो निकाल लेंगे ना, यू ही निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे इससे। और जब यू ही निकल आएगा हमको, तो ठीक है, यू ही निकल गया हमारा। और जब यू ही निकल आएगा तो हमको क्या है कि इधर इधर से जब देखेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वी ओ भी तो निकाल लेंगे इस वाले लेंस से। इधर का तो हमको पता है कि नहीं पता। तो इधर से हम कहाँ पे ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है, वी ओ, ये तो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इधर का अंतिम प्रतिबिंब पता है, तो इसका हम प्रारंभिक, ये जो हम ये वह हमारा वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब I1 है, ये I2 है, ये अंतिम प्रतिबिंब है, ठीक है। ठीक है, तो हमको ये वाला यू ई पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा दोनों को। अब देखो इसमें यू ई जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, वी ओ पॉजिटिव आएगा। तो जोड़ते समय इनका हमेशा परिमाण लेना है, ये मत विद चिन्ह में नहीं जोड़ देना है, ठीक है। बस इसमें एक ही ट्रिक है कि दोनों को जोड़ते समय जब वो लंबाई निकालते हैं किसकी, दोनों दूरदर्शी की, तो मॉड लेते हैं वी ओ और प्लस में यू ई, ठीक है। इसका मॉड वैल्यू लेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। कभी भी विद चिन्ह नहीं जोड़ देना, ठीक। बस इसमें ये हो गया, इसको कुछ नहीं है, समझ गए। इसमें देखो हम पहले इसके पहले अभिदृश्यक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 में वी ओ प्लस में 1 में यू ओ प्लस इक्वल टू 1 में एफ ओ हो जाएगा। यह माइनस लगेगा। वी ओ तो हमें पता नहीं है, यू ओ हमको पता है कितना है, -300, ठीक है। एफ ओ कितना है, 1/15। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 1 में वी ओ इक्वल टू आ जाएगा 1/15, अब माइनस में 1/300 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 300 और 15 दूनी 30, मतलब 20 प्लस 1, ठीक है। तो 1 में वी ओ, यहाँ से वी ओ मेरा आ जाएगा 300/21 प्लस का आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, अब मुझे ये तो हो गया अभिदर्शक के लिए कैलकुलेशन। फिर नेत्रिका के लिए करेंगे 1 में वी ई प्लस में 1 में यू ई इक्वल टू 1 में एफ ई। वी ई कितना है मेरा, पहले से दे रखा है -25, ठीक है। यू ई निकाल लूंगा मैं, 1 में फी 1.5 दिया है, तो 1 में यू ई क्या हो जाएगा, 1 में 1.5 प्लस में 1 में 25, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे इसको हटाओ, ये दशमलव लगा दो, तो यहाँ से हो जाएगा 15 और 25, 25 से 75, यहाँ पे आ जाएगा 15 25 50, और प्लस ये हो जाएगा 53, 1 में यू ई। तो यहाँ से यू ई कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का ही आएगा ये, क्योंकि यू ई इधर है, ये प्लस का आ रहा है, यू ई प्लस का कैसे आ रहा है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा, हमने गलती करी है, ठीक है। यहाँ पे भी ये माइनस में आएगा क्या, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा, है यहाँ माइनस में आएगा, फिर ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3, ये भी माइनस,
ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आता है, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू 75/47 माइनस का। ठीक है, लेकिन ये वाला तो प्लस का आना चाहिए, ये प्लस का आएगा। ठीक है, ये है 100% प्लस का आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा लेंस की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू विद साइन, अगर तुमको ऐसी दिक्कत हो तो मॉड लगा देना। ठीक है, वी ओ और प्लस में यू ओ और मॉड लगा दो। मॉड का तो पता ही होगा, हाई स्कूल में मैथ पढ़े हो ना, है। तो यहाँ पे कर देना 300/19 प्लस में 75/47। ठीक है, अब इसमें हल करने का टाइम रहे तो हल कर देना, नहीं इसको 20 मान के अगर कर दोगे तो कितना बनेगा, 15, 15 ही आएगा ना। इसको इसको अगर मैं 25 मान के करूँ तो नहीं, इसको अगर 50 मान के करूँ तो 2/3 आएगा, नहीं 3/2, लगभग 1.5 के आसपास, लगभग 21.5। एक्चुअल में कैलकुलेट करना, देखना कितना आता है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, अब इस सवाल को करा देते हैं, इस सवाल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि कई बार इसका आंसर निकालने में दिक्कत होती है, कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, इसलिए ईगो में नहीं आना। तो ये हो गया, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में जानबूझ के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाल के वो पेपर में बच्चों को फंसा देते हैं। ठीक है, उनका पेपर खराब चला जाता है। तो इसलिए तुम्हारा मेन मकसद है अधिक नंबर लाना, मेन मकसद ये नहीं है कि कठिन से कठिन सवाल सॉल्व करके सबसे खराब नंबर लाना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया। कई बार बच्चे सबसे कठिन वाला सवाल लगा देते हैं, नंबर सबसे कम आते हैं, ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें कह रहा है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, धाराएं निकालनी है R1 R2 R3 में। तो इसमें मैंने बोला था कभी भी धारा मानो तो इसके पॉजिटिव प्लेट से निकालने वाली धारा I1 मान लो इधर से मान लिया, इधर से इसको Y2 मान लो। ठीक है, अब इसमें हम मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो ये वाला सेल ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। ठीक है, तो धारा तो इससे 100% इससे इधर इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, I1 प्लस I2, ये तो 100% जाएगी। ठीक है, चाहे कमजोर हो या कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें जो धारा जाएगी इसी की वजह से इसमें विपरीत दिशा में भी धारा फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए I2 के चांस है कि निगेटिव आ जाए। ठीक है, और ये तो ये इसमें तो सेमी डायरेक्शन में ये I1 प्लस I2 का मान पॉजिटिव आ गया तो श्योर है। ठीक है, ये दोनों मिलके इसमें धारा को प्रवाह करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये धारा इस दिशा में भेजेगा, इसके विपरीत दिशा में, ये वाला बड़ा वाला। ये अपना सोचेगा कि मैं अपने हिसाब से भेजूँ, ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बच जाएगा तो इसको मानना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, फिर इसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। ठीक है, चांसेस यही है कि नेगेटिव आएगा, मैं ऐसे आइडिया बता दे रहा हूँ। अब इसमें कर लो, सॉल्व कर लो। इसमें दो ठो लूप बनेंगे सिंपली, एक एक लूप हमारा ये बन गए, मान लो इसको लूप 1 मान लो, इसको लूप 2 मान लो। ठीक है, लूप की दिशा ऐसे दिखा दो। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो, ABCDEF। ठीक हो गया, और कुछ बचा नहीं बचा। तो लूप किस में करूं मैं, ABEF में, जहां से स्टार्ट किया वहीं से अंत कर दो। तो यहाँ से क्या करोगे, ए से चले, रास्ते में क्या मिला, 20। तो 20, धारा कितनी, I1 प्लस I2, माइनस का करेंगे। ठीक है, IR करेंगे हमेशा माइनस का। ये फिर से आया, इसमें तो धारा ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। यहाँ पे धारा कितनी रहेगी, यहाँ पे I1 ही रहेगी, तो 100I1। ठीक है, अब ये बैटरी है। अब बैटरी तुम लोग क्या करते, अगर इधर ही विभवांतर को रखते हो, इधर ही बराबर के, तो इसको हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में, तो यहाँ पे विभवांतर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रतिरोधों की वजह से गिरता है लगातार विभवांतर धारा की दिशा में हमेशा
बढ़ रहा, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। कुछ लोग क्या है, इसको उधर करेंगे विद निगेटिव साइन, तो वो भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार इसको मैं इधर लिख दूँ 30, इसको इसको 20i1 प्लस में 20i2 प्लस में 10i1 ऐसे कर लूँ। हालांकि हो गया काम। अब इसमें क्या है कि इसमें समय दो दो जीरो जीरो काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 30i1 प्लस में, नहीं 30 नहीं, 3i1 प्लस में 2i2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये आसान बन गया। ठीक है, अननेसेसरी काट दिया जो कट रहे थे, उसको देख लो। इसमें क्या बनेगा, अगर लूप इसमें कौन सा ले लेता हूँ मैं, बी से ले, बी जैसे जो ट्रेंड इसमें चला है वही यहाँ चला है, तो बी सी डी ई बी में। ठीक है, लूप का मतलब जिस बिंदु से स्टार्ट किया उस बिंदु में ही खत्म करना। तो यहाँ से पहले क्या मिला तुमको, ये यहाँ का लूप मैंने उल्टा ले लिया, इसको लूप को ऐसे ले लो, ठीक है, नहीं तो फिर हर बार दिक्कत होगी। इस लूप को ऐसे ले लो, इसकी बैटरी से पॉजिटिव से स्टार्ट करके ले लो, ठीक है, तो आसान रहता है। इसमें जैसे हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, निगेटिव में एंड किया, इसको भी पॉजिटिव से स्टार्ट करो, निगेटिव में एंड कर दो, तो इस लूप को ऐसे ले लो। होता कुछ नहीं, थोड़ा सा सेम टाइप का ट्रेंड बनता है तो आसान रहता है। सी बी ई डी सी में, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ से पहले ये वाला मिल जाएगा, चलो ठीक है। 20i1 प्लस i2 निगेटिव में रहेगा, फिर आगे ये बैटरी मिल गई, बैटरी कितने की मिली, 10 की, पॉजिटिव है तो प्लस का 10, फिर क्या हो गया, प्लस का 10, 10i2, ठीक है, माइनस का होगा ये। धारा की दिशा में ही लूप लिया करो, कोशिश किया करो, इस तरीके के मानने से प्लस माइनस में छूटने के चांस नहीं रहते, 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें क्या करोगे, इसको 10 को इधर ले लो, 20i1 प्लस में 20i2 प्लस में 10i2, यहाँ से सेम सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे, बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे 2i1 प्लस में 30i। हेलो, हेलो, तो अभी यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें, अच्छा ठीक है, 10-10 एम्पियर दोनों में है ना, ठीक है, तो दोनों सेम टाइप के समीकरण बनेंगे। यहाँ पे 3i1 है, यहाँ पे 2i1 है। अब चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, ठीक है, तो चलो हम i2 को ही हटा देते हैं, i2 को बराबर कर देते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें कर देते हैं 3 का गुणा, इसमें कर देते हैं 2 का गुणा, ठीक है। तो समीकरण एक में 2 का गुणा कर दे, माइनस में समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 3 का, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर, ठीक है। करने पर इसमें करते हैं 3 का गुणा, तो कितना हो जाए, 3×9i1 प्लस में 6i2 इक्वल टू 3×9, 2 में इसमें करेंगे 4i1 प्लस में 6i2 इक्वल टू 2 का किए हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें घटा देते हैं, घटाया हमने तो घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5i1 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से i1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/5 एम्पियर, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस किसी भी समीकरण में रख देता हूँ। i1 बराबर मेरा आ गया 5/7, लगभग 1.5, इसको अगर मैं और भी सॉल्व करूँगा तो 1.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक।
अब इसको यहाँ पे रख देता हूँ, मान लो यहाँ यहीं पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा I2 कितना निकलेगा, या चलो आगे वाले पेज में कर देते हैं। 3I1 प्लस में 2I2 इक्वल टू 3 है, तो 3I1 प्लस में 2 गुणे में 1.4 इक्वल टू 3, 14 दूनी 28। तो यहाँ पे 3 माइनस में 2.8, 3I1, तो यहाँ से I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2/3। तो नहीं, आई उल्टा लिख दिया क्या, I1 की तो वैल्यू निकली ही है ना, मुझे I2 की वैल्यू निकालना। तो 3 गुणे में 1.4 प्लस में 2I2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से 2I2 इक्वल टू 14×42, 3 माइनस में 4.2, तो यहाँ से 2I2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1.4/2, मतलब कि I2 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ये एक सेकंड, यहाँ से 2 हटा देते हैं, 0.7 एम्पियर, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, I1 तो देखो R1 में कितना, R1 R2 सब निकल आएगा। तो R1 में कितनी धारा बहेगी, R1 कहाँ पे है मेरा, R1 मेरा ऊपर वाला है, ये वाला, ठीक है, इसमें I2 धारा बह रही ना, ठीक। तो R1 में तो हो जाएगी I2, मतलब कि 0.7 एम्पियर। इसी प्रकार से R2 मेरा कहाँ पे है, R2 बीच में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R2 में कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा 1.4, अब प्लस में माइनस में आ रही है ना धारा I2, तो 0.7 माइनस आ रही है, दोनों जोड़ना चाहिए। I1 की वैल्यू माइनस में आई कर, चलो अब माइनस में आई तो क्या कर सकते हैं, I2 की इसको जोड़ देंगे तो 0.7 एम्पियर आ जाएगा। और R3 में कितनी धारा बहेगी, वो I1 ही अकेले अकेले बहेगी, तो 1.4 एम्पियर, ठीक है। तरीका यही सही, ठीक है। इसमें देख रहे कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। वो 14 माइनस माइनस आया हुआ, ठीक है, इसमें देख लेना, प्रोसेस यही रहेगा। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेना, यहाँ पे आएगा 12, समझ गए कैलकुलेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे फिर माइनस का 0.6 आएगा, और I1 प्लस I2 0.6, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.8 बचेगा, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं, इसको हटा दो, ठीक है, सिलेबस से हट गया। सातवां तुम्हारा, इसको कर लेना, सातवां का ट्रांजिस्टर है नहीं, पीएन डायोड कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये आठवां है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग एनवी फ्रेंज के लिए, ये भी इसका व्युत्पत्ति है नहीं, हालांकि आसान बहुत ज्यादा है ये व्युत्पत्ति। अब है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, अपवर्तन का स्नेल नियम, ये कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। फिर इसके बाद है आठवां सवाल है, ये नौवां सवाल कर लिए हो गया, इसको हो गया कंप्लीट, आंसर आ गया। अरे हाँ, तो क्या होगा, प्रेरक की प्रतिघात का क्या फार्मूला होगा, है कुछ नहीं किया है, ये क्वेश्चन है हमारा, फिर से पढ़ देते हैं। एक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, ये तो बुक से ले लेना। 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि इस तार को 0.10 सेकेंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो तल में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, ठीक, ये होता है, देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर में डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे डेल्टा फाई कितना हो जाता है, वैसे तो फाई बराबर होता है बी ए,
तो डेल्टा बी ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो इसमें क्या है कि पहले का फ्लक्स और बाद का फ्लक्स। अब यहाँ पे इस केस में चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। बी, इसको ऐसे भी कर सकते हो, B1 A1 B2 माइनस में B A1 कर दो। यहाँ पे B2 B1 भी कर सकते थे, लेकिन दोनों केस में क्षेत्र तो समान ही है ना, चुंबकीय क्षेत्र समान है ना। यहाँ पे डेल्टा टी कितना है तुम्हारा, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या, दोनों केस में चुंबकीय क्षेत्र समान है। अगर अलग अलग होगा तो यहाँ पे B2 कर देता, यहाँ B1 कर देता। तो यहाँ से बस हो गया, अभी इसमें कुछ नहीं है, बस ये डराने वाला सवाल है। तो बी कॉमन कर लेना, A2 माइनस A1 कर देना, बटे में डेल्टा टी कर देना, ठीक है। ये सब पढ़ रखे हो। इसी को कई बार देखो कंफ्यूजन है, d5/dt भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ती है, जब बड़ा वैल्यू होती है d5/d2, अगर कोई डिफरेंशियल फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो फिर d5/dt यूज करते हैं, अगर ऐसे नॉर्मल दिया हुआ है तो फिर डेल्टा वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। जब डेरिवेशन वगैरह में d5/d2 को कई बार यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे मोस्टली तुम्हारे में ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें पहले क्या था, वर्गाकार थी ये, सॉरी वृत्ताकार थी, इसको वर्गाकार बना दिया, ठीक है। तो एरिया में कुछ चेंज आया होगा। पहले मान लो इसका एरिया पाई, कितना त्रिज्या है इसकी, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पॉइंट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। तो इतनी त्रिज्या रही होगी, ठीक। अच्छा एक चीज है, 0.01 लिखना, 10 सेंट, ठीक है, इतना ही है। पहले इसकी त्रिज्या कितना है, 0.1 मीटर। बाद में इसकी, इसका जो, अब इसमें बाद का एरिया कितना हो जाएगा इसका। अब तुमको क्या है, इसका एक भुजा निकालनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। हेलो। तो इसमें क्या है कि इसका इसका परिमाप, इसका परिमाप दोनों का सेम होगा, तार तो वही है, बस खींच के इसका आकार बदल दिया गया, ठीक है। क्यों, इसका एरिया निकालेंगे तो पाई, इसका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। A1 ये हो गया। A2 निकालोगे तो भुजा का स्क्वायर, ठीक है। इसकी भुजा कैसे निकली, इन दोनों का परिमाप तो बराबर है, तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप होगा 2πr होता है, होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक भुजा कितनी होगी, 2πr/4, 4 भुजा बनेगी ना, है। क्यों, तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गई तुम्हारी, ये भुजा हो गई, ठीक है। तो बस क्या करना है, भुजा का स्क्वायर होता है, अब भुजा की जगह में हो जाएगा 2πr/4 का स्क्वायर, या इसको कर सकते हो πr/2 का स्क्वायर, ठीक है। या इसी को कर सकते हो, अब कभी आर के फॉर्म में पूछेगा तो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू दे दिया है तो π/2 गुणे में 0.1, इस पूरे का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, है। ये A2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, रख दो ई बराबर में, यहाँ पे मॉड वैल्यू निकालते हैं, हालांकि यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है। अगर वो माइनस तो लेंज का नियम को होता, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 100 टेस्ला ना, 100 टेस्ला। यहाँ पे बी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, बी बराबर में 100 टेस्ला, तो 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 मेरा ये हो जाएगा π/2, और गुणे में 0.1 का स्क्वायर, नहीं नहीं, पूरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो इतनी भुजा है ना इसकी, ठीक है, ध्यान देना। अब माइनस में ये वाला कितना हो जाएगा, π/0.1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। हो गया, काम खत्म। बटे में समय, समय चल ठीक है, चलो तो 2 मिनट, बस 1 सेकंड। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बस इसमें कितना आ जाएगा, 100, ये 1000 आ गया। यहाँ पे पाई का स्क्वायर है, यहाँ पे केवल पाई है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे π/2
तदहम। अच्छा, ये इसमें, अच्छा ये बाद वाला है ना, इसको देख लेना, ये भी स्क्वायर जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.01 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे वाई पाई, और गुणे में भी यहाँ पे 0.01 हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल इसमें स्क्वायर है। ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो ये यहाँ पे जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा, इसमें पाई कॉमन कर लो। ठीक है, 1000 पाई, यहाँ पे ये 4 है, ये 0.01 भी कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 10, है ना? क्यों? तो यहाँ पे 10 पाई, और फिर यहाँ पे बचेगा पाई बाई 4 और -1। ठीक है। हेलो, हेलो, इतना हो जाएगा, इस पे देख लेना, कैलकुलेशन करना सिंपली। ठीक है, मेन यहीं तक था, क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक।